गुड मॉर्निंग बच्चों। अ, इतने कम लोग क्यों हैं भाई आज? सबको पता है ना? इतनी देर में तो सबने देख ही लिया होगा व्हाट्सएप। टेस्ट कैसा हुआ बच्चों संडे वाला? डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, सब करके लाओ उसको अच्छे से। एडवांस मैंने बोला था ना, अभी नहीं करूंगा, वो एंड में होंगे, मतलब जो अलग चल रहे थे। हाँ जी। चलो ये बच्चों इसमें बताओ कोई डाउट्स? ये मैंने कौन सा पार्ट कहा था? बी पार्ट में कोई डाउट? हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 0 बी पार्ट। आपने देखा होगा, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बच्चों इस चैप्टर के, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये। सी पार्ट। तो जैसे बच्चों मैं एक बार ये क्वेश्चन 3 डिस्कस कर लेता हूँ, इससे आपको क्लियर हो जाएगा सारा कुछ, हम कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अच्छा, एक अभी आखिरी 3 पार्ट्स नहीं होंगे इसके पावर वाले, है ना? हाँ। सेकंड जो है, थर्ड क्वेश्चन में इम्पीडेंस आपने निकाल ली सीधा, है ना? उसमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा। रूट ऑफ एक्सएल माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बच्चों, ये जो लिखा हुआ है दिस इज नथिंग बट फाइव।
ठीक है, पावर फैक्टर हम आज पढ़ेंगे, बस ये क्या होता है cos फाई, तो कोई फर्क नहीं है ज्यादा। देखो, जब बच्चों करंट लिखा होता है ऐसे, जब कुछ नहीं मेंशन्ड, इसका मतलब होता है हमेशा आरएमएस। ये बात समझ लो, नहीं तो कंफ्यूजन होएगी। ठीक है, जब कुछ नहीं मेंशन्ड तो आपने आरएमएस को ही, उसको आरएमएस ही मानना है। तो इसको आप क्या कर दोगे, 200 बाई जेड कर दोगे। मैक्सिमम करंट के लिए क्या करोगे, उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे पिछले वाले केस को। अगेन सिक्स पार्ट में भी जब वोल्टेज पूछा है, आप उसको आरएमएस वोल्टेज ही मानोगे। तो ये निकालोगे कैसे, आई आरएमएस इंटू आर करके। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस सी, आई आरएमएस इंटू एक्सी। एट्थ पार्ट में क्या हो जाएगा, बस उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाइन्थ पार्ट में अगेन उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, आगे बचो। फर्स्ट क्वेश्चन में ये बच्चों V4 कैसे मेजर करोगे आप। V4 बेसिकली क्या कर रहा है, R और L के अक्रॉस बता रहा है। करेक्ट, तो आप क्या करोगे, जो आपने करंट निकाल लिया, तो अब करंट मल्टीप्लाइड बाय नेट रेजिस्टेंस बिटवीन, मैं V4 बता रहा हूं बच्चों, करंट मल्टीप्लाइड बाय नेट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड L। तो R एंड L की नेट रेजिस्टेंस क्या बनती है, √XL² प्लस R²। एडमिटेंस इज ऑपोजिट ऑफ इम्पीडेंस, इनवर्स ऑफ इम्पीडेंस। एक बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, टाइम लैग कैसे निकाला है। 5/ω, ये आया कैसे। चलो, तो अच्छी बात है, मॉड्यूल पढ़ते हो, मॉड्यूल में दिया हुआ है। बस बेसिकली किया क्या है, लॉजिकली क्या है, हम जो कहते थे आगे या पीछे, वो हम किस टर्म्स में कह रहे थे, एंगल की टर्म्स में, राइट। तो अगर हम उसको टाइम की टर्म्स में कहना चाहें, तो वो कैसे निकलेगा, एंगल अपॉन एंगुलर स्पीड, वो टाइम बन गया। एक बच्चा है सिक्स्थ क्वेश्चन, देखो दिस इज इंपॉर्टेंट। 20 volts 5 watt lamp is used on AC mains of 200 volts and इतने CPS। ये ध्यान रखो कि ये साइकिल्स पर सेकंड हो गया।
तो कैसे करोगे? कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे? क्या लॉजिक लगाया? क्या लिखा है कि एक लैंप है जिसको आपने, लैंप की आपको बता दी रेटिंग, और आपको बता दिया कि उसको आपने एक एसी मेन सप्लाई के साथ लगाया है। ठीक है, तो एक्चुअली ये मतलब ये जो पार्ट है, टू बी पुट इन सीरीज टू रन द लैंप, ये दोनों पार्ट्स के लिए, मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में आप दोनों में ये निकाल रहे हो कि कितनी कैपेसिटेंस लगाएं सीरीज में लैंप रन करने के लिए, या कितनी इंडक्टेंस लगाएं सीरीज में लैंप रन करने के लिए। तो मतलब पहले तो ये सोचो कि चाहिए क्यों है। क्वेश्चन का मीनिंग समझो। भाई अगर एक लैंप है जिसकी रेटेड वोल्टेज 20 वोल्ट है, अगर आप उसको सीधा 220 वोल्ट से लगा दोगे, फिर तो वो लैंप फ्यूज ही हो जाएगा। करेक्ट? लैंप वी ऑल नो बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टर। तो अब हम ये कह रहे हैं कि साथ में कितनी कैपेसिटेंस हम लगा दें सच दैट लैंप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आए वो 20 ही है, क्योंकि 20 से ज्यादा तो वो रख नहीं सकता। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मान लो अगर आपने कुछ भी सी लगाया, तो अब आप क्या कंडीशन पुट करोगे? बताओ भाई। तो व्हाट यू विल डू इज, आपको ये पता चल गया कि 20 वोल्ट 5 वॉट्स है, राइट? तो उससे आप करंट निकाल सकते हो। राइट? तो लैंप के अक्रॉस इतना ही करंट हो सकता है। तो आप ये कहोगे कि सर्किट के अंदर जो करंट होगा, बेसिकली क्या बन गया? 220 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल टू 5/20। ठीक है? तो इससे आपके पास सी निकल आएगा। इंडक्टर वाले केस में भी सब कुछ सेम करना है, बस जहां एक्स ही है उसकी जगह आपका एक्स एल आ जाएगा। रेजिस्टेंस वाले केस में क्या करना है, वो तो सिंपल ही हो गया, उसमें तो फिर ये सब कुछ लगाना ही नहीं, है ना? ये 220 नहीं आएगा, ये मतलब मैंने गलत दिया, 200 आएगा, है ना, एज पर आवर क्वेश्चन।
और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या बनेगा? बच्चों रेजिस्टर तो आपको पता ही है कि ऑब्वियसली हम यूज नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि रेजिस्टर तो लॉस करवाता है बहुत ज्यादा। कैपेसिटर और इंडक्टर स्टोर कर लेते हैं। अब बिटवीन कैपेसिटर या इंडक्टर क्या होगा, वो एक तरह से हमें मतलब वो फैक्चुअली है, वो पता ही होना चाहिए, उसका कोई लॉजिक नहीं है सच। कि मतलब इन जनरल किसको बनाने की कॉस्ट कम पड़ती है, कैपेसिटर वर्सेस इंडक्टर। तो आई थिंक इंडक्टर दिया होगा इसका आंसर, है ना? क्या दिया बच्चों? दोनों? अच्छा नहीं, अगर उसमें से भी बताना हो तो इन जनरल मतलब ये होता है कि इंडक्टर बनाना ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू कैपेसिटर। क्या ठीक है, ऐसा पूछेंगे नहीं, वेग हो जाएगा वो। अच्छा बच्चों एक बात का ध्यान रखना, ये यहाँ पे आरएमएस यूज होगा, पीक नहीं यूज होगा। वो अभी हम जब पढ़ेंगे पावर आपको और क्लियर हो जाएगा कि मैंने यहाँ आरएमएस ही क्यों यूज किया। ट्वेल्थ क्वेश्चन, एडमिटेंस का मतलब है उसका उल्टा, बस इम्पीडेंस का। तो बच्चों आप ट्वेल्थ में ये फर्क समझ रहे हो बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस? रेजिस्टेंस तो सिर्फ रेजिस्टर वाली होती है जो, ये बच्चों इस टाइप के ना क्वेश्चंस आते हैं, मतलब ये आइडेंटिफाई करना हो जैसे। अब मान लो आपको क्या दिया हुआ है, एक वोल्टेज दी हुई है, एक करंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इम्पीडेंस निकालना तो बहुत आसान है, डिवाइड कर दिया सीधा, निकल आएगी। एडमिटेंस उसका उल्टा हो गया, चलो। अब देखो आपको क्या समझना है, देखो देर इज अ फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, राइट। इससे आपको पता चल रहा है कि सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ रिएक्टेंस भी है, मतलब कैपेसिटर इंडक्टर जैसे कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अगर सिर्फ रेजिस्टर होता फिर तो फेज डिफरेंस जीरो होता। तो तो अब वो क्या है उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि वो, वैसे तो आपको वो भी पता चल जाता है देख के। बताओ इस केस में कौन सा डिवाइस होगा रेजिस्टर के साथ? इंडक्टर होगा या कैपेसिटर होगा? तो क्लियरली हम देख सकते हैं करंट लीड कर रहा है, तो कैपेसिटर होगा, ठीक है। बट बच्चों हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ कैपेसिटर होगा, ये भी तो हो सकता था कि इंडक्टर कैपेसिटर दोनों हो और कैपेसिटर डोमिनेट कर रहा हो। तो हम ये नहीं बता सकते। बेसिकली तो क्या होता है कि रेजिस्टेंस तो आर है, तो मतलब जब आप लिखते हो, जब हम लिखते हैं tan phi इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, करेक्ट। तो ये ऊपर वाली टर्म की वैल्यू निकल आई आपके पास, दिस इज रिएक्टेंस।
ठीक है। अब आप इंडिविजुअली नहीं बता सकते कि एक्सएल कितना होगा और एक्सी कितना होगा फ्रॉम दिस गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, और कोई क्वेश्चन? सिक्सटींथ का बी, कुछ गड़बड़ है आंसर में? सिक्सटींथ का बी बच्चों आंसर आ रहा है कि नहीं? एक तो पी आएगा, है ना, बी के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस 5/2 हो जाएगा। एक एस आ जाएगा। तो बी पार्ट में पी और एस आएंगे। नहीं, आर नहीं आएगा, है ना, आर तो गलत ही है। पी आर की जगह पी एस कर लो। बच्चों मैं अभी एक बार आगे पढ़ा रहा हूँ, एक बार ये पावर वाला मैं आपको करा दूं, तो एनीवेज जो आपके डाउट्स है ना वो वैसे ही नहीं आएंगे। बच्चों अपनी तो उस दिन के बाद क्लास नहीं हुई, अब वो आईपैड वाला इशू आ रहा था उत्कर्ष सर की क्लास में कि नहीं? हम हमेशा आरएमएस रिपोर्ट करते हैं। ये इशू आ रहा है, मतलब वन नोट में चलाओ तो बंद हो जाता है, दूसरे में मतलब उसी के जूम के अंदर ही चलाओ तो चलता है। आएगा इशू, भी लैग आ रहा है।
आप दिख रहे हैं बच्चों? लेट्स ट्राई आउट दिस वे। ओके, तो लास्ट टाइम बच्चों हमने यहाँ तक किया था। एक बच्चों, एक तो ये ध्यान रखना कि मतलब हमने जो सारी डेरिवेशन की है, मतलब मैंने इसमें एक तरह से कैपेसिटर और इंडक्टर में इंडक्टर को डोमिनेटिंग मान लिया, ठीक है ना? तो उसमें उसके हिसाब से जो मैंने आंसर लिखा है वो ओमेगा टी माइनस फाइव लिखा है, करेक्ट? तो इसीलिए मैंने tan फाइव को एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर लिखा है। ये ध्यान रखना कि अगर हम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव लिख रहे हैं तो tan फाइव को एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर लिखना है, ठीक है? मिक्स मत कर देना, मतलब ऐसा ना हो कि ऊपर प्लस ले लो नीचे यही रख लो। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी कि हम रेड वाले वेक्टर को नीचे बनाते, तो फिर क्या होता, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव बन जाता और नीचे एक्सी माइनस एक्सएल बाय आर बन जाता। तो वो ध्यान रखना है। चलो कोई बात नहीं, देसी तरीके से ही चलते हैं। हाँ जी। तो एक बच्चों ये ध्यान रखना है आपने कि जब आप z निकाल रहे हो तो चाहे उसको आप पीक वैल्यूज की रेशियो लो, चाहे आरएमएस वैल्यूज की रेशियो लो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो रूट टू से ही डिवाइड हुआ है दोनों केसेस में, राइट? दूसरी बात बच्चों कि वो जो हमारा ट्रायंगल बन रहा था, इस तरीके से, जहां पे हमने इस एंगल को फाई लिखा था, तो बच्चों ध्यान से देखो ये हाइपोटेन्यूज क्या है वहां पे, z, ठीक है? तो हमारे पास बच्चों, इसको मैं दो फॉर्म्स में लिख सकता हूँ, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर, और दूसरा है cos फाई इक्वल टू आर बाय जेड। दोनों फॉर्म्स ही याद रखो बच्चों, बोथ फॉर्म्स आर यूजफुल, ठीक है? तो अब आगे देखो,
नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे ऑफ अ फिनोमेना नोन एज रेजोनेंस। याद करो एसएचएम और वेव्स में हम ये बात करते होते थे। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है बच्चों? वेरी हाई एम्पलीट्यूड। और वो कब आता था? उसकी कंडीशन क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी सेम। किसकी फ्रीक्वेंसी सेम किसके साथ? एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए, इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है। हम ये कहते थे कि जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी मैचेस विद नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिस्टम तो एक लार्ज एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। इस चैप्टर में हम लार्ज एम्पलीट्यूड किसकी बात करेंगे? करंट की। तो हमें पता है कि जो करंट है दैट इज E by Z and Z is root of XL minus XC whole square plus R square। तो बताओ बच्चों I मैक्सिमम कब होगा? जब Z मिनिमम होगा। और Z मिनिमम कब होगा? हम दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को स्क्वायर एंड ऐड कर रहे हैं, मतलब सो दो पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू कब आ सकती है? जब वो क्वांटिटी जीरो हो। ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि आर तो जीरो कर नहीं सकते आप, सर्किट की जो रेजिस्टेंस है वो तो रहेगी। तो क्या पॉसिबिलिटी बची? XL इक्वल टू XC। इसका क्या मतलब हुआ? ओमेगा L इक्वल टू 1/ωc, which implies omega equal to 1/√LC। या फिर F is equal to 1/2π√LC। ये रिजल्ट कुछ जाना पहचाना है फ्रीक्वेंसी वाला? ये LC ऑसिलेशन में भी आया था। करेक्ट। तो हमने बच्चों LC ऑसिलेशन इसीलिए पढ़ा था कि हमने बेसिकली ये ढूंढ लिया वहां पे कि हम एक LC सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी ढूंढ रहे थे। तो हमने ढूंढ लिया कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज 1/√LC, या सॉरी 1/2π√LC। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आप अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को 1/2π√LC कर दोगे तो उस केस में आपको करंट का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल जाएगा। ठीक है। एक बात समझो, हम ये नहीं कह रहे कि हम आर को खत्म कर दें या
एल को खत्म कर दें या सी को खत्म कर दें, हम ये कह रहे हैं कि सर्किट के अंदर जो भी है, इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर जो है लगे रहने दो। बस आप तो अगर अपने एक्सटर्नल सोर्स की फ्रीक्वेंसी को इसके 1/2π√LC के इक्वल कर दोगे, तो आपको करंट की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों? ये ना मुझे चैट टू एवरीवन ही कर देना चाहिए, ये आप लोग जो इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते जा रहे हो ना। तो रेजोनेंस के अब हम देखो बच्चों क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं रेजोनेंस पे। एम्पलीट्यूड ऑफ आई जो है वो मैक्सिमम होगा। जेड जो है वो मिनिमम हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? 1/2π√LC। ठीक है। और अब यहां से और देखो बच्चों, हम रेजोनेंस से रिलेटेड क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर एक्सएल इक्वल टू एक्ससी होगा तो फाई क्या होगा बच्चों? तो फाई हो जाएगा 0। मतलब रेजोनेंस पे करंट और वोल्टेज इन फेज आ जाते हैं। तो बच्चों ये हो कैसे रहा होगा? मतलब करंट एंड वोल्टेज इन फेज कैसे आ गए जब कैपेसिटर भी था सर्किट में और इंडक्टर भी था? वो दोनों बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। राइट। वेक्टर के आगे ही साइन लगाते हैं, और किसके आगे साइन लगाते हैं? माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है कि वो ऑपोजिट हो रहे हैं? एंड बच्चों ये एक पॉइंट लिख लो, ये अभी हम प्रूव कर लेंगे कि हम देखेंगे कि इस केस में जो पावर होती है वो भी मैक्सिमम आती है। वैसे तो हमें रेजोनेंस की नॉलेज से पता है कि तब एनर्जी ज्यादा आती है, तो इसका मतलब पावर भी मैक्सिमम आएगी। करेक्ट।
ये बच्चों सबको पॉइंट्स क्लियर हो गए रेजोनेंस से रिलेटेड? तो मतलब रेजोनेंस इज लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं पावर की। देखो हमें एसी में ये तो समझ आ रहा है कि जो वोल्टेज होती है वो हमेशा इस फॉर्म की होती है, जो करंट होता है वो हमेशा कुछ ना कुछ इस फॉर्म का ही होगा, जहां पे फाई की कुछ भी वैल्यू हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस टाइप का सर्किट है। राइट? तो करंट होता तो इसी टाइप का है ना? अब फाई की वैल्यू चेंज होती जाती है डिपेंडिंग अपॉन कि किस टाइप का सर्किट है, उसमें सिर्फ आर है, सिर्फ एल है, तीनों हैं, या वॉट एवर। राइट? तो अब बच्चों पावर क्या होती है इन जनरल? इंस्टेंटेनियस पावर होती है वोल्टेज इनटू करंट। तो वो तो हम देख सकते हैं कि हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही होगी। तो अगेन जो जैसे हमने पहले पढ़ा था, एवरेज पावर का क्या रिजल्ट बन जाएगा बच्चों? किसी भी क्वांटिटी की एवरेज कैसे आती है? यस। तो अगर हम एक साइकिल के लिए एवरेज निकालना चाहें तो वो क्या बन जाएगा? 0 to t ई आई डी टी अपॉन टी। तो ये बन गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव डी टी अपॉन टी। फटाफट करके बताओ ये इंटीग्रेशन क्या बनता है? आपको तो बस साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगाना है, उसके आगे तो पता ही है आपको कि वो इंटीग्रल्स की वैल्यू क्या बनती है।
तो ये कर लेना भाई, दिस यू शुड गेट एज ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। ठीक है, तो यहां पे बच्चों ये जो कॉस फाई टर्म होती है, इसको हम कहते हैं एज पावर फैक्टर। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया कि रेजोनेंस में पावर मैक्सिमम क्यों हो गई, क्योंकि कॉस फाई 1 हो गया। ठीक है बच्चों, इसको आप एक और तरीके से भी लिख सकते हो, देखो आई कैन राइट ई आर एम एस एज आई आर एम एस इंटू जेड। करेक्ट। मैं बच्चों आया 1 मिनट। तो अब यहाँ पे बच्चों देखो, ये जेड जेड कट गया, तो ये एक बहुत जाना पहचाना रिजल्ट बन गया, आई आर एम एस स्क्वायर आर। वेरी इंपॉर्टेंट। कि बेसिकली वही डीसी वाला रिजल्ट ही बन गया ना, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ आई आर एम एस है। तो बच्चों इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई अगर आप एक सर्किट के अंदर डीसी फ्लो करवाओ और एक सर्किट के अंदर अगर आप एसी फ्लो करवाओ, तो अगर एसी की आरएमएस वैल्यू जो है वो डीसी करंट के इक्वल है, तो पावर सेम प्रोड्यूस होगी, इजंट इट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखना है, इसको आप वी स्क्वायर बाय आर नहीं लिख सकते, लिख के देख लो वो बनेगा नहीं। दिस इज ओनली आई स्क्वायर आर। तो आपको याद होगा मैंने पावर के टाइम पे बोला भी था आपको कि हमेशा आई स्क्वायर आर से ही निकाला करो पावर, राइट? तो दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि आगे भी यही आना था, तो गलती नहीं होगी कभी भी। तो बच्चों यहां से आप एक बात और देख सकते हो कि अगर हम एक प्योरली
कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट ले लें, उसके लिए फाई क्या होगा? पाई बाय टू होगा, है ना, जो भी प्लस माइनस पाई बाय टू। तो इसका मतलब उस केस में जो पावर आएगी वो जीरो आएगी। तो एक कैपेसिटर या फिर इंडक्टर के अक्रॉस कोई भी पावर नहीं आती। ये क्यों हुआ बच्चों? जीरो पावर क्यों आ रही है? व्हाट डज दिस मीन? फिजिकली ऐसा क्यों आएगा कि इनके अक्रॉस पावर जीरो आएगी? तो व्हाट हैपेंस इज बच्चों कि इनके साथ क्या होता है कि एक साइकिल के अंदर ये आधा टाइम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और आधा टाइम एनर्जी रिलीज करते हैं। तो दे एब्जॉर्ब एनर्जी फॉर हाफ साइकिल, दे रिलीज एनर्जी फॉर हाफ साइकिल। तो इसलिए वो हमेशा एक साइकिल के अंदर उनका नेट जीरो हो जाता है। ठीक है। तो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट पावर। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया पावर रिलेटेड? वो मैंने एसी डीसी वाला बच्चों ये बोला था कि अगर एक सर्किट में आपके पास डीसी सप्लाई है, करंट आई, दूसरे में एसी सप्लाई है, सेम रेजिस्टर ऑफ कोर्स, जहां पे जो आई आर एम एस है वो आई के इक्वल है, तो दीज बोथ विल प्रोड्यूस सेम पावर। ठीक है। नहीं, तो भी पावर सेम ही आती अगर आपका मतलब वो प्लस फाइव होता या माइनस फाइव होता। मतलब करंट में अगर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते हैं हम चाहे माइनस फाइव लिखते हैं, इन इधर केस जो पावर बनती वो सेम ही बनती। हाँ, मतलब हमें तो बस हमने फेज डिफरेंस निकालना है, उससे हमारे को सीधा पावर फैक्टर का पता चल जाता है।
ये मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब वो उड़ गया होगा पिछली स्लाइड्स। ओके, तो मैंने बच्चों आपको पिछली क्लास में एक क्वेश्चन दिया था। वैसे सिलेबस में नहीं है, बट हमने क्योंकि सारी थ्योरी पढ़ ली है तो हम लॉजिकली निकाल सकते हैं। रिगार्डिंग पैरेलल एलसीआर सर्किट। तो चेक करके मुझे बताना एक बार ईमानदारी से कि कितने लोगों ने किया था। तो यहाँ पे हम स्टार्ट किससे करेंगे अब? कॉमन फेजर कौन सा होगा? वोल्टेज। तो ये बना दिया वोल्टेज का फेजर। तो अब यहाँ पे क्या होगा अगर हम देखें कि करंट तीनों में डिवाइड हो रहा है। तो जो सोर्स करंट है वो इंडक्टर प्लस कैपेसिटर प्लस रेजिस्टर, इनमें डिवाइड हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने वोल्टेज का फेजर बना दिया। तो यहां से बन गया रेजिस्टर के अक्रॉस करंट वाला फेजर। फिर कैपेसिटर के अक्रॉस करंट वाला फेजर कैसा बनेगा? हमें पता है कैपेसिटर में करंट आगे होता है, तो ये हो गया ई नॉट बाय एक्स ई। इंडक्टर के करंट वाला फेजर कैसा होगा? वो पीछे होगा। तो भाई अब इनका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा इन तीनों करंट्स का? लाइक दिस। और ये बन जाएगा आई नॉट।
तो यहाँ से आई नॉट हम देख सकते हैं क्या बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके के रिजल्ट्स बन गए। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे z की वैल्यू अलग बन गई, tan phi की वैल्यू अलग बन गई, एंड सो ऑन। ठीक है जी। तो वैसे आपके सिलेबस में लिखा हुआ सिर्फ सीरीज है, बट मतलब ये एज एप्लीकेशन तो आ ही सकता है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्यू फैक्टर। दिस इज ओनली इन मेंस एंड बोर्ड्स। वैसे आज तक कभी किसी एग्जाम में आया नहीं है सीरीज के अलावा, बट अब हमें फेजर बनाना आता है तो आप कर सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं उसमें जो ना कर पाओ आप। तो बच्चों हमने अभी देखा कि कैसे एक, या जो जो करंट का एक्सप्रेशन है बच्चों एम्पलीट्यूड का, वो इस तरीके का है, राइट। तो आप इस एक्सप्रेशन से ये देख सकते हो कि बेसिकली करंट की जो वैल्यू है, जो एम्पलीट्यूड है, वो ओमेगा पे डिपेंड कर रहा है ना। तो अगर हम बच्चों एक ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन आई नॉट एंड ओमेगा, ये किस तरीके का ग्राफ बनेगा बच्चों?
ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाता है। आप देख सकते हो जब हम ओमेगा 0 डालेंगे तो डिनोमिनेटर जो है वो इनफाइनाइट बन रहा है, और जब हम ओमेगा को इनफाइनाइट कर देंगे तो भी डिनोमिनेटर इनफाइनाइट बन रहा है। और ये वाला जो ओमेगा है, इसको मैं ओमेगा नॉट बोल देता हूँ, दिस इज करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जो कि हमें पता है कि 1/√LC होता है, रेजोनेंस वाला केस, राइट। तो जो ये रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग हमें पता है कि जो मैक्सिमम करंट आ जाएगा दैट इज E0/R। ठीक है। तो अब बच्चों किसी भी सर्किट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप कहो कि भाई हम तो सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी भेज देंगे सोर्स की, जो भी हमारा वोल्टेज सोर्स होगा, जिसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक मैक्सिमम करंट ही आ जाएगा, सीधा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ जाएगा। हम हमेशा कुछ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज भेजते हैं। ठीक है। तो मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, अगर आप ओमेगा नॉट रखोगे उस पे तो आपको मैक्सिमम मिल ही जाएगा, लेकिन हम ये देख सकते हैं कि ओमेगा नॉट के आसपास वाली भी जो वैल्यूज हैं उन पे भी करंट की ठीक ठाक वैल्यू तो मिल ही रही है, इजंट इट। तो हम ये फिक्स कर लेते हैं कि चलो मान लो अगर हमारे को इतना भी करंट मिल जाता है, I max/√2, तो भी हमारा काम ठीक ठाक चल जाएगा। तो इससे हमें एडवांटेज क्या हो गया कि अब हमारे को सिर्फ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे काम नहीं करना पड़ेगा, हमारे पास एक थोड़ी सी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज आ गई जिसके अंदर हम ऑपरेट कर सकते हैं। क्या ये बात समझ आ रही है बच्चों यहां तक? तो इन दो वैल्यूज को बच्चों मैं बोल देता हूं एज ω2 एंड ω1। तो ये बच्चों हमने I max/√2 ही इसलिए लिया है। बेसिकली क्या होता है, हमें हमने अभी पढ़ा है कि पावर क्या होती है, I²R होती है। तो I max/√2 करेस्पॉन्ड्स टू 50% ऑफ द मैक्सिमम पावर, करेक्ट। तो हम कह रहे हैं कि भाई ऐसा करंट जिसपे चलो एटलीस्ट 50% पावर तो मिल जाए हमें मैक्सिमम की, तो वहां से आया I max/√2। ठीक है जी। तो ये बच्चों मैंने नीचे वैल्यूज लिख दी, ω1 एंड ω2। मतलब ω1 इज लोअर फ्रीक्वेंसी, ω2 इज हायर फ्रीक्वेंसी।
तो हम बच्चों ये बोल देते हैं कि ये जो ग्राफ बनता है ये सिमेट्रिक सा ही ग्राफ बनता है। तो हम कह देते हैं कि भाई जो ओमेगा 2 है उसको कुछ ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा बोल दो, एंड ओमेगा 1 को ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा बोल दो। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं भाई, इससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि जो हमारी जो मेन फ्रीक्वेंसी थी, जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी थी, उससे हम कितना वेरी कर सकते हैं, है ना, उससे कितना चेंज कर सकते हैं, कितना प्लस माइनस कर सकते हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो तो मान लो 1 मिनट के लिए कि आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी लेट्स से दैट इज 50 हर्ट्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई 50 हर्ट्ज पे तो आपको सबसे ज्यादा करंट मिलेगा ही मिलेगा, बट 50 से प्लस माइनस भी कुछ करेंगे तो भी आपको एक ठीक ठाक करंट मिल जाएगा जिससे आपका काम चल जाएगा। ठीक है बच्चों, एक बार आगे बढ़ने से पहले हम ये बात करते हैं कि हम एज सच रेजोनेंस वाले फिनोमिना का यूज कहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्यू फैक्टर तो भी आगे आएगा, पहले रेजोनेंस की एक दो एप्लीकेशंस हम देखते हैं। बच्चों, रेजोनेंस की एक सिंपल एप्लीकेशन होती है जब हम कहते हैं कि हम जो हमारा रेडियो होता है कि हम उसको ट्यून कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट वी आर डूइंग इज, हमारे आसपास तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज हैं, हर रेडियो स्टेशन की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है, राइट, वो सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे आसपास हैं। तो जब आप अपने रेडियो की फ्रीक्वेंसी लेटस से 92.7 सेट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी को 92.7 कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या हुआ, रेडियो की नेचुरल फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल 92.7 के साथ मैच कर गई, तो इस कारण से हमें एक ज्यादा करंट मिलना शुरू हो गया। वो ज्यादा करंट हमें किस तरीके से दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ साउंड, क्लियर साउंड। ठीक है, तो वो जब रेजोनेंस हुई होती है तभी हमारे को रेडियो के अंदर प्रॉपर आवाज सुनाई दे रही होती है। ठीक है, तो तो अब बच्चों, ये आपने मतलब कभी ना कभी ट्राई भी किया होगा, मतलब अगर आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे भी किया होता है लेटस से 92.7 से, तो भी आपको सुन तो रहा ही होता है, बस ये होता है कि वो उतना क्लियर नहीं सुनाई देता। ठीक है, तो वो जो 92.7 भी रखा होता है बच्चों, वो ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट 92.7 होगा तभी सुनाई देगा आपको, अदरवाइज सुनाई नहीं देगा। आपको आइडिया होगा कि वैसे भी वो जो फ्रीक्वेंसी होती है 92.7, उसके यूनिट्स क्या होते हैं, मेगाहर्ट्ज, राइट। तो वो 10⁶ में होता है। तो उसमें भी एक रेंज होती है, मतलब कि वो जो फ्रीक्वेंसी है उससे कुछ प्लस माइनस आप जब फ्रीक्वेंसी करते हो तो भी आपका काम चल जाता है। सिमिलरली बच्चों, ऐसे ही रेजोनेंस की एप्लीकेशन होती है, जो जब हम कोई एयरपोर्ट्स या मॉल्स में एंटर कर रहे होते हैं तो वो जो सिक्योरिटी वाला डिटेक्टर होता है ना, वो जो एक जिसके थ्रू हम क्रॉस करके निकलते हैं, राइट। तो उसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि वो बच्चों इस तरीके से कुछ बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर से हम पास करते हैं, राइट। तो बेसिकली क्या होता है कि ये जो फ्रेम है बच्चों, इसके अंदर कॉइल लगी होती है, ऐसे। ठीक है, तो जैसे इसका बेसिक काम क्या होता है, दिस इज अ मेटल डिटेक्टर। तो अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है, हम ये मानते हैं कि भाई जो मेटल
इसके अंदर रखा, कॉइल के अंदर, तो इस कॉइल का एल चेंज हो जाता है, मेटल से इसका एल चेंज हो जाता है। अब हमने इस कॉइल को जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स दिया हुआ है, ठीक है, इसके थ्रू करंट पास कर रहा है, इसकी हमने जो फ्रीक्वेंसी रखी हुई है वो रखी हुई है 1/√LC, और यहाँ पे जो एल डैश रखा हुआ है हमने, वो चेंज्ड वाला ही रखा हुआ है। जो मेटल रखने पे जो एल बनेगा उसके करस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो वाली हमने फ्रीक्वेंसी रखी हुई है। तो अब क्या होगा कि अगर कोई पर्सन मेटल लेके इस प्लेटफॉर्म के अंदर चढ़ेगा, इस फ्रेम के अंदर चढ़ेगा, तो क्या हुआ, इस फ्रेम का एल चेंज हो गया, और अब उस कारण से मेटल रखने के बाद ऐसा हो गया कि जो इस फ्रेम की फ्रीक्वेंसी है वो सोर्स वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई। फ्रेम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सोर्स वाली नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गई, तो वो रेजोनेंस बन गई। और वो रेजोनेंस हमें कैसे अपीयर हो रही है, इन टर्म्स ऑफ लार्ज साउंड। ठीक है, तो ये बड़ा मतलब अप्रोक्सीमेट सा मेथड है। इसमें आप ऑब्वियसली कह सकते हो कि बहुत सारी चीजें हैं, मतलब अब जिसने कोई हथियार लेके ही जाने हैं, वो कौन से पर्टिकुलर मेटल का ही लेके जाएगा। ठीक है, तो दिस इज लाइक बस एक बेसिक एलिमिनेशन है फर्स्ट स्टेप की। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा होता है ना कि सिर्फ ये तो नहीं होता, उसके आगे कभी मैनुअल फ्रिस्किंग होती है, कई बार छोटा डिटेक्टर होता है, उसके थ्रू भी चेक करते हैं। तो एक बेसिक चेक हो जाता है इससे। ये देखो, अब मैं ना चैट ऑल करता हूँ फालतू के सवाल की, अब कैसे लेके जाए मेटल, अगर लेके जाना है तो भी। मुझे नहीं पता कैसे लेके जा सकते हैं। तो ये सब कोर्स ये भी इस पे डिपेंड करता है कि जो आपका मेटल है उसकी कितनी क्वांटिटी है, छोटा मेटल वर्सेस बड़ा मेटल। तो अगेन बच्चों, अगर तो इसका देखो हमें क्या फायदा हो रहा है, मेटल तो अलग अलग शेप साइजेस का हो सकता है जो इसके थ्रू पास करे, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगी वो अलग अलग बनेगी, राइट। तो तो इसलिए वो फ्रीक्वेंसी अगर सिर्फ ओमेगा नॉट ना हुई, थोड़ी रेंज में भी हुई, ओमेगा से ओमेगा 2, तो भी अपना काम चल जाएगा, राइट, क्योंकि हमें तो एक लार्ज साउंड से मतलब है। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 से ओमेगा 2 के बीच में भी होगी तो भी ठीक ठाक साउंड सुनाई दे देगी हमें, और आइडिया लग जाएगा कि हाँ भाई कुछ गड़बड़ है, चेक कर लो। ठीक है जी। यस, मैग्नेटिक शील्डिंग जैसा भी कुछ होता है, बट वो मतलब वो कट गया अपने सिलेबस से।
ओके, तो अब हम बच्चों ये निकालना चाहते हैं कि भाई आप कितना वेरी कर सकते हो, जो आपकी मेन फ्रीक्वेंसी थी ओमेगा नॉट, उससे आप कितना वेरी कर सकते हो जिससे हम ये कह पाए कि स्टिल हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, तो मतलब अब हमें क्या पुट करना है कि जैसे हम कहते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें हम ओमेगा की जगह ओमेगा 1 पुट कर देते हैं, और उसके करस्पॉन्डिंग जो करंट हो गया वो आई मैक्स बाय रूट 2 हो गया। तो देखो जो हमारा जो एक्सप्रेशन बन गया, देखो ये समझ आ रहा है? क्या किया मैंने, जो करंट वाला एक्सप्रेशन था उसमें ओमेगा की जगह ओमेगा 1 पुट कर दिया, और करंट की वैल्यू को पीक का 1 बाय रूट 2 टाइम्स पुट कर दिया। ठीक है जी, तो अब देखो ये ई नॉट कट गया, स्क्वायर बोथ साइड्स, तो यू गेट ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाय ओमेगा सी होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। आर स्क्वायर को दूसरी साइड ले जाओ, अंडर रूट ले लो, तो यू गेट ओमेगा 1 एल माइनस 1 बाय ओमेगा 1 सी इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो अब ओमेगा 1 को हम लिख देते हैं एज ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा। ठीक है जी, तो अब यहां से बच्चों क्या करो, ओमेगा नॉट को एक तरह से कॉमन ले लो, तो ओमेगा नॉट ठीक है जी, अब बच्चों ये जो डिनोमिनेटर में टर्म आ रही है इस पे हम बाइनोमियल लगा देते हैं। ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार चेक करो।
है ना। अब बच्चों आप एक बात और देखो, isn't ओमेगा नॉट एल इक्वल टू 1/ओमेगा नॉट सी? ओमेगा नॉट क्या था? 1/√LC। समझ आया बच्चों? ओमेगा नॉट तो 1/√LC था ना। तो ये दोनों एक्सप्रेशंस तो इक्वल ही हैं। तो आप क्या करो, ओमेगा नॉट एल को कॉमन ले लो और दूसरी टर्म को 1/ओमेगा नॉट सी को ओमेगा नॉट एल ही पुट कर दो। तो व्हाट डू वी गेट? ठीक है जी। तो बच्चों बस यहां से हम एक टर्म बना देते हैं। ओमेगा नॉट/2 डेल्टा ओमेगा। ठीक है। और ये जो एक्सप्रेशन बन गया, और हमें बच्चों मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, तो हम माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बन गया ओमेगा नॉट एल/आर। तो ये जो टर्म है, इसको हम कहते हैं एज क्यू फैक्टर या शार्पनेस। मैंने बच्चों माइनस को डेलिबरेटली इग्नोर कर दिया। ठीक है। हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है। बेसिकली हमारा ऊपर माइनस क्यों आया था? बिकॉज हम ओमेगा 1 ढूंढ रहे थे। तो ओमेगा 1 जो है वो उससे छोटी वैल्यू हुई ना ओमेगा नॉट से, इसलिए माइनस आ गया, और उस माइनस की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है जी। एंड जो बच्चों ये टर्म है 2 डेल्टा ओमेगा, ये क्या बन गई? R/L। बच्चों 2 डेल्टा ओमेगा क्या चीज है आप देखो। 2 डेल्टा ओमेगा जो है, अगर मैं पीछे वाले रिजल्ट में देखूं,
तो ये वो रेंज है जिसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं, राइट? दिस इज द रेंज इन विच फ्रीक्वेंसी कैन बी वेरिड, है ना? तो इस टर्म को हम बोलते हैं एज बैंडविड्थ। तो ये वो जो डेरिवेशन आपको स्कूल में आ सकती है, एज सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन दो रिजल्ट्स आते हैं जो हमें समझने हैं। एक रिजल्ट है क्यू फैक्टर और एक रिजल्ट है बैंडविड्थ, ठीक है? इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको अगली क्लास में समझा दूंगा कि ये हमने निकाला ही क्यों है, बट एज सच मतलब बस यही है और कुछ नहीं है। ऑलराइट, तो ठीक है भाई, दिस चैप्टर इज ओवर एक्सेप्ट फॉर दिस फिजिकल सिग्निफिकेंस, वो मैं आपको समझा दूंगा अगली क्लास में। आपने अगली क्लास में इसकी एक ही पार्ट बचा हुआ है, डी पार्ट, है ना? तो आपने एक्सरसाइज 01 का डी और 3A का ए बी, ये मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी। और जो टेस्ट के डाउट्स हैं आपके कोई भी वो भी मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, टेस्ट। ठीक है, मतलब अगली क्लास में मैं नया चैप्टर नहीं मैं शुरू करूंगा, यही वाला पार्ट करेंगे हम, डिस्कशन वाला। चलो, ओके बच्चों, बाय।